तो जी हाँ, किसकी होगी दिल्ली और कौन होगा दिल्ली की सत्ता पर काबिज। जैसा कि अपने दर्शकों को बता दें कि 5 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन, क्योंकि ये लोकतंत्र का दिन है या ये लोकतंत्र का महापर्व है। और दिल्ली में जिस तरह से वोटिंग हो रही है उसे देखकर अभी ये कह पाना बहुत आसान नहीं है कि 8 तारीख के नतीजे क्या होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उन रुझानों की कि इतने से इतने के बीच में इस पार्टी को जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है, इतने से इतने के बीच में ये पार्टी इतना आंकड़ा छू रही है। क्या है दिल्ली का सियासी माहौल और क्या वाकई कई पार्टियां ऐसी हैं जिनकी नाकामियां भी देखने को मिली हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पहले ही अगर चुनाव मैदान में उतर जाती तो इससे बेहतर रुझान देखने को मिल सकते थे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अपने दर्शकों को हम बता दें कि जैसे कि सुबह से अपने दर्शकों को हम लाइव कवरेज के माध्यम से, अपने तमाम प्रोग्राम्स के माध्यम से, ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली का माहौल बता रहे हैं, दिल्ली की 70 सीटों का हाल बता रहे हैं। नई दिल्ली का माहौल क्या है, कालका जी का माहौल क्या है, क्या हाल है जंगपुरा का, क्या हाल है पड़पड़गंज सीट का, क्या हाल है जी हां तुगलकाबाद का, क्या हाल है करावल नगर सीट का। तमाम सीटों का एक एक करके हमारे जो सहयोगी, हमारी जो टीम है वो लगातार इस पर बात कर रही है, हर जानकारियां पहुंचा रही है। कई जगह देखने को मिली कुछ शिकायतें भी लोगों की सामने आई है, कई जगह लोगों को वोट भी नहीं डालने दिया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुबह से जो हमारे जो तमाम दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको तमाम एक एक सीटों का हाल बता रहे, तमाम जानकारियां बता रहे हैं। अब्बास भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन 8 तारीख के नतीजे से पहले जब हमारी टीम ग्राउंड पर उतरती है और जब वो दिल्ली के लोगों के मन को जानती है, उनके मन को टटोलती है, तो दिल्ली के लोगों की अलग अलग राय निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी को कितने से कितने सीट मिल रही है, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस को कितनी मिल रही है, बीजेपी को कितनी मिल रही है और अदर्स को कितनी मिल रही है। देखिए, अपने जो आंकड़े हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर गए हैं और हमने खुद कवरेज की है, लोगों से जाना है, उसके आधार पर, तमाम समीकरणों के आधार पर अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आम आदमी का कद पिछली बार के मुकाबले तो थोड़ा घटा है, क्योंकि जो उन पर आरोप लगाए गए थे तो उन आरोपों का कुछ असर चुनाव में देखने को ज़रूर मिलेगा। और जो वोट शेयरिंग की बात है, वोट शेयरिंग में भी इस बार थोड़ा कम आम आदमी पार्टी का हो सकता है। और अगर सीटों की बात करें, क्योंकि अगर बात कर रहे हैं वोट शेयर की, तो बीजेपी का वोट शेयर आप उठा करके देखें, जब उसने 3 सीटें हासिल की तब भी उसको 35% वोट मिला, जब उनने 8 सीटें हासिल की तो तब भी उसका वोट शेयर कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा, लेकिन सीटें भले ही कम रह गई। इसी मुकाबले इसी अनुसार अब की बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि स्विंग वोटर्स जो है इस बार थोड़ा बहुत जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि कोई जो फर्क है यहाँ पर सीधा आम आदमी पार्टी को पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आम आदमी पार्टी का सीटों का अनुमान की अगर बात कर लें तो इस बार 40 से 45 या 48 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, यानी स्पष्ट बहुमत तो अभी भी आम आदमी पार्टी को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी जनता का भरोसा जो है वो अभी कायम है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा कम जरूर हुआ। जी भाई, मैं नई दिल्ली सीट का जिक्र करूंगा क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहां पर 3 बड़े दिग्गज हैं। बीजेपी से हैं प्रवेश वर्मा, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित हैं। और प्रवेश वर्मा का मैं जिक्र करूंगा, प्रवेश वर्मा ने बाकायदा लिख कर दिया है कि 20,000 वोट से वो केजरीवाल को हराकर रहेंगे। और अगर वो 20,000 वोट से नहीं हरा पाते हैं तो क्या होगा प्रवेश वर्मा का, तो क्या प्रवेश वर्मा को जो है किस हिसाब से फिर लिया जाना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल मेरा रहेगा बस भाई, अभी तक की जो मैं स्थितियों को देख रहा हूं वो ऐसा नजर आ रहा है कि दिल्ली के लोगों में उत्साह नहीं है वोटिंग को लेकर। दिल्ली के जनता के मन में तमाम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अगर मैं 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे तक का जिक्र कर लेता हूं तो माहौल कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है कि ठीक है आज वोटिंग का दिन है, चलिए ठीक है वोट डाल के आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि हाँ इस पार्टी के लिए उत्साह है, इस पार्टी के लिए उत्साह है, या जनता इस बार बदलाव की ओर देख रही है। दोनों सवालों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, नई दिल्ली सीट की बात करूं, जैसे आपने बताया कि प्रवेश वर्मा ये आरोप लगा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि 20,000 वोटों से वो जीतेंगे, तो मैं कहूंगा ये एक बड़बोला बयान है और बड़बोला बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए। देखिए, चैलेंज
करना अलग चीज है, लेकिन ये दावे करना, इस तरह के दावे, और अगर आपके दावे झूठे होते हैं तो फिर उसका क्या असर होता है। देखिए बीजेपी ने दावा तो ये भी दिया था कि हम 400 पार करेंगे, पिछली बार जो है सरकार बनाने का दावा भी किया था, लेकिन क्या देखा आपने, देखा कि आज सीटों पर सिमट कर रह गए। जो 400 पार की बातें कर रहे थे वो 240 पर सिमट कर रह गए। तो दावे और वादे करने में तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत आगे है, उसका कोई मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन क्या हकीकत दिल्ली के अंदर साकार हो पाती है ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से हमने नई दिल्ली की सीट को भी कवर किया है, वहां के लोगों से जाना है, तो उन तमाम आधारों पर हम ये कह सकते हैं प्रवेश वर्मा के दावों में दम नहीं है। क्योंकि प्रवेश वर्मा के ऊपर तो खुद आरोप लगे कि जूता बांट रहे हैं, कपड़ा बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं। अगर आपको इतना ही यकीन था अपनी जीत का, तो फिर आप क्यों वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों महिलाओं को आप पैसा बांट रहे हैं, क्यों लोगों को है जूता बांट रहे हैं। अगर इस तरह के करते आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर आरोप तो उल्टे लगेंगे। जी आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। मैं कालका जी सीट की तरफ चलना चाहूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की अगर मैं बात कर लेता हूं, जो माहौल हमने देखा है कालका जी सीट का, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची है और जो वोटिंग का दिन आज बहुत बड़ा दिन है। रमेश बिदूड़ी कालका जी सीट से चुनावी मैदान में है, अलका लांबा चुनावी मैदान में है, यहां से आतिशी जो आम आदमी पार्टी की सीएम चेहरा है वो मैदान में है। और ऐसे में रमेश बिदूड़ी के बयान का कितना नुकसान इन्हें इस वोटिंग में देखने को मिल रहा है, कितना चुनाव में नजर आ रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल यह भी रहेगा कि अलका लांबा को किस तरीके से आप इस सीट पर देख रहे हैं। और तीसरा मेरा सवाल यह रहेगा कि इन तीनों में कौन है जो सबसे आगे निकलता नजर आ रहा है। और कालका जी की जो जनता है, जो वोटिंग करके निकली है या जो वोट डालने निकली है, आपसे जब संपर्क होता है, आप जब उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या लगा? देखिए रमेश बिदूड़ी के बयान का दिल्ली चुनाव में कितना असर होगा ये कहना तो मुश्किल है। क्योंकि हालांकि पहले ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी को करारा झटका जो है रमेश बिदूड़ी के बयान से लगता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि बीजेपी के आला नेतृत्व ने इस झटके को महसूस किया और रमेश बिदूड़ी से माफी मंगवाई, और रमेश बिदूड़ी ने सामने आकर माफी मांगी। उसके बाद में ये मुद्दा थोड़ा थोड़ा जो है हल्का पड़ता हुआ दिखाई दिया। यानी कि बीजेपी को दिल्ली चुनाव में कितना नुकसान होगा या नहीं होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमें नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन रमेश बिदूड़ी को अपने बयान का खुद कालका जी सीट पर कितना नुकसान होगा ये जरूर कहा जा सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि रमेश बिदूड़ी को इस बयान का खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पहले काफी चुनाव वो जीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह के बयान पहले शायद न दिए होंगे चुनाव में। लेकिन चुनावी माहौल के अंदर इस तरह की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं रमेश बिदूड़ी की लुटिया डुबो देगा। और मुझे लगता है, जैसे आपने पूछा कि अलका लांबा का क्या रहेगा, तो अलका लांबा पहले तो उभरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया और वोटिंग के दिन नजदीक आते गए, तो वैसे वैसे अलका लांबा का जो रंग था वो फीका पड़ता गया। रमेश बिदूड़ी, क्या मैं अगर रमेश बिदूड़ी और मैं अगर आतिशी को लेना चाहूंगा, इन दोनों की फाइट को किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या रमेश बिदूड़ी बड़ी टक्कर क्या दे पाएंगे सीएम आतिशी को? क्योंकि जब वो हम देखते हैं वोट करने वो भी निकलते हैं और पूजा पाठ करते हैं, बाकायदा देखा जाता है भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। भगवान की कृपा किस पर रहेगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का चुनाव भी ये तय कर देगा कि 27 का किंग कौन होगा। देखिए अयोध्या का अगर हम जिक्र कर लेते हैं, वहां पर प्रभु श्री राम की जो नगरी है, यहां पर उनका जिस तरीके से देखिए मंदिर स्थापित होता है, मंदिर बनता है, और बीजेपी बहुत उम्मीद यहां से लगाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन्हें झटका वहां से जरूर लगता है और अयोध्या से अवधेश प्रसाद चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी जिस तरीके का माहौल लग रहा है वो भी बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। और क्या जो 8 तारीख को नतीजे आएंगे ये बताएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ का कुछ जादू वहां चल पाया या जनता सपा के साथ ही है। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने मिल्कीपुर पर दी थी, लेकिन दिल्ली पर इस वक्त हम फिर से वापस चलते हैं और मेरे साथ अब्बास भाई मौजूद हैं। अब्बास भाई, मैं 6 से 7 सीटों का कुछ नाम लेना चाहूंगा, ये हॉट सीट है, और इसका आप मिजाज मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या रहने वाला है, स्थिति क्या है। और मेरा सवाल इसमें यह भी रहेगा कि क्यों मैं हमने इस चुनाव को अगर मैं देखता हूं जिस तरीके से, यहां पर मैं बीजेपी की पूरी ताकत को देखता हूं, यहां मैं पूरी ताकत आम आदमी पार्टी की देखता हूं। आम आदमी पार्टी के लिए अखिलेश भी उतर आते हैं, इकरा हसन चौधरी उतर आती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर मैं यहां पर थोड़ा बात करता हूं तो कांग्रेस पार्टी की जो नीति होनी चाहिए थी, या जिस तरीके से अगर मैं कहूं
उनका जो दिल्ली के अंदर बड़ा जनाधार होना चाहिए था, उतना रैली नहीं, उतना प्रचार नहीं, उतना अपने मैनिफेस्टो को जनता तक पहुंचाना नहीं। बहुत कम इनके बड़े नेता दिल्ली में उतरते हैं, बहुत कम कांग्रेस की तरफ से प्रचार रहता है। आखिरकार क्या बड़ी वजह रहेगी, क्या बड़ी वजह है कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है और दिल्ली जैसे चुनाव में दफ्तर में बैठकर बयानबाजी इनके उम्मीदवार देते नजर आए, जबकि इन्हें ग्राउंड पर उतरकर बातचीत करनी चाहिए थी। तो अब क्या भविष्य कांग्रेस का रहेगा, मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल इसमें रहेगा, मैं नई दिल्ली सीट की बात कर लूं, मैं जंगपुरा सीट की बात कर लूं, मैं कालकाजी सीट की बात कर लूं, मैं करावल नगर क्षेत्र की बात कर लूं, और मैं बात करना चाहूंगा पड़पड़गंज सीट की, क्योंकि अवध ओझा यहां से मैदान में है। तो ये जो सीटों का मैंने जो नाम लिया है, इन सीटों पर क्या माहौल अब्बास भाई आप देख रहे हैं, स्थिति क्या रहने वाली है, और कौन हार सकता है और कौन जीत सकता है? देखिए, पहले आपके पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस का क्या वजह है जो उनके बड़े नेताओं ने दिल्ली के अंदर प्रचार नहीं किया। तो देखिए, दिल्ली के अंदर ये कांग्रेस को पता चल चुका है कि अब उनका जनाधार नहीं बचा है, इसलिए यहां पर उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके पास 0 सीट है, तो उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, और जो भी उनको मिल जाए वो उनके लिए क्रेडिट ही क्रेडिट है। यानी कि अगर जैसे कि हमारा आंकड़े बता रहे हैं कि 3 से 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकती हैं, और अगर हमारे आंकड़े सही साबित होते हैं तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि आसान नहीं है। जहां पर आप पिछले 2 चुनावों से 0 पर सिमटे हुए हों, वहां पर आप 3-4 सीटें भी लेकर के आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कमबैक आपको इसको कह सकते हैं। और आपने कहा कि कोई बड़े नेता जो है प्रचार के लिए नहीं उतरे, तो देखिए, प्रचार के लिए कुछ बड़े नेता उतरे तो जरूर, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी का नाम शामिल है, कन्हैया कुमार का नाम शामिल है, सचिन पायलट ने भी यहां प्रचार किया है, खुद राहुल गांधी ने भी थोड़ा बहुत प्रचार किया है, पवन खेड़ा ने प्रचार किया है। तो ये तो नहीं कह सकते कि बड़े नेताओं ने प्रचार नहीं किया, लेकिन हाँ, जो तादाद होनी चाहिए थी, जिस तरह से कोशिश जो है कांग्रेस को करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और इसका सीधा सीधा मैं ये मतलब निकाल सकता हूं, क्योंकि पहले तो जो इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी हैं, वो जो लोग हैं, वो केजरीवाल को समर्थन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन टूटे, क्योंकि इंडिया का गठबंधन का नेतृत्व जो कर रहे हैं वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और अगर बड़ी मतलब जोर शोरों के साथ में कांग्रेस जैसे पहले चुनाव में उतरी थी, अगर उस तरीके से चुनाव को लड़ती, तो ऐसा देखा जा सकता था कि कांग्रेस को कुछ अच्छा रिजल्ट तो मिल जाता, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में टूट सकता था। तो इसलिए मैं समझता हूं कांग्रेस ने शायद ये निर्णय किया कि दिल्ली अगर हारते हैं तो हारें, 2-4 सीटें मिलती हैं मिलें, ना मिलती हैं तो ना मिलें, लेकिन इंडिया गठबंधन जो केंद्र की राजनीति में बहुत जरूरी है। अगर इंडिया गठबंधन ना हो तो जो कांग्रेस को सीटें मिल रही हैं, जो विपक्ष को सीटें मिली हैं, तो इतनी सीटें भी नहीं मिल पाती, और जो बीजेपी का 400 पार का नारा था, शायद वो सच हो सकता था। तो इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने शायद ये निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर अगर हमें सीटें ना भी मिलती हैं या 2-4 सीटें भी मिलती हैं तो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए यहां पर वैसे भी कुछ नहीं है, और हमें तो बीजेपी को रोकना है, बस बीजेपी नहीं आनी चाहिए। तो शायद इसको कह सकते हैं अघोषित जो है गठबंधन शायद केजरीवाल से उन्होंने कर लिया था, कि घोषित गठबंधन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि घोषित गठबंधन तो लोकसभा चुनाव में था, लेकिन उसके बाद में केजरीवाल ने जो है घोषित इसकी समापन की घोषणा कर दी थी। तो इसको अघोषित जरूर कह सकते हैं कि अघोषित गठबंधन जो है वो यहां पर कांग्रेस ने कर दिया था। जी, अगला सवाल के लिए एक बार आप मुझे जरा दोबारा से बताइए, किन किन सीटों पर आपने मांग की? जी बिल्कुल अब्बास भाई, मेरा अगला सवाल ये था, मैं दोबारा से उन सीटों का नाम दोहरा लेता हूं, चाहे मैं नई दिल्ली की बात कर लूं, चाहे मैं पड़पड़गंज की बात कर लूं, चाहे जंगपुरा की बात कर लूं, मैं कालकाजी सीट की बात कर लूं, मैं बात कर लूं करावल नगर सीट का, मैं जंगपुरा सीट, पड़पड़गंज सीट जो मैं जिक्र कर रहा हूं, ये बड़ी बड़ी जो सीटें हैं, और यहां का किस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से हैं, कालकाजी से आतिशी हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हैं, पड़पड़गंज से अवध ओझा चुनावी मैदान में हैं, और दूसरी तरफ की अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं, अन्य पार्टियों की तरफ भी जोर देखने को मिला है। इन जो सीटों का मैं करावल नगर की बात कर लेता हूं, वहां पर कपिल मिश्रा को उतारा गया, और कपिल मिश्रा अपने एक अलग छवि के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से वो कट्टर हिंदूवादी माने जाते हैं। वहां से मोहन सिंह बिष्ट को हटाया गया, मुस्तफाबाद भेजा गया, और मैं अगर बात करूं जिस तरीके से अभी हाल ही में ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है एआईएम की तरफ से, उस क्या पूरा आप इन सीटों का समीकरण देख रहे हैं, किस तरीके से माहौल देख रहे हैं?
देखिए एक एक करके मैं सारी सीटों का समीकरण आपको बताता हूँ, थोड़ा समय मुझे चाहिए होगा। देखिए सबसे पहले नई दिल्ली सीट की बात कर लेते हैं। तो नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने का कोई भी समीकरण हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरह से प्रवेश वर्मा पे तरह तरह के आरोप लगते हुए दिखाई दिए थे, तो उन आरोपों से ये साफ जाहिर है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे पास आई है उससे ये साफ जाहिर है। और जो पिछले चुनाव के आप नतीजे उठा करके देखें तो उनका मार्जिन इतना ज्यादा है अरविंद केजरीवाल की जीत का, कि वो इस बार ये तो कहा जा सकता है कि थोड़ा मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन जीत कंफर्म अरविंद केजरीवाल की होने वाली है। अब हम बात करते हैं कालकाजी सीट की। तो कालकाजी सीट पर अगर पहले जो मामला त्रिकोणीय होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा था जब अलका लांबा ने शुरुआती तौर पर यहां पर कदम रखा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया तो उस आधार पर अब जो मामला है वो सीधा अलका लांबा फाइट से बाहर है। सीधा सीधा मुकाबला रमेश बिधूड़ी और आतिशी सिंह के दरमियान में है, और इसमें भी यहां पर बड़ी जीत जो है आतिशी सिंह की होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी चुनाव के अंदर रमेश बिधूड़ी ने की, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है यहां पर रमेश बिधूड़ी को भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा आप बात करते हैं पटपड़गंज विधानसभा सीट की, तो यहां पर कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार के जो नतीजे आए थे वो अप्रत्याशित थे। यानी मनीष सिसोदिया जीते तो जरूर थे, लेकिन बहुत कम वोटों से जीत पाए थे। यानी कि रविंद्र सिंह नेगी जो थे भाजपा के उम्मीदवार, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया था। और इस बार मुकाबला और भी ज्यादा टक्कर का है और भी ज्यादा कड़ा है, क्योंकि यहां पर इस बार जो है अनिल चौधरी जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता जो है वो भी इस बार मैदान में 3 बार विधायक रह चुके हैं इसी पटपड़गंज सीट से 2013 से पहले। तो यानी कि वो भी अच्छा वोट बैंक लेकर के जाएंगे। तो इस बार पटपड़गंज पर कहना कठिन है कि वहां पर रविंद्र सिंह नेगी जीतने वाले हैं या अनिल चौधरी जीतने वाले हैं या फिर अवध ओझा जीतने वाले हैं। मैं समझता हूं इस सीट पर बिल्कुल जरूर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस त्रिकोणीय मुकाबला में यह भी देखा जा सकता है कि जहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो वहां पर बीजेपी की जीतने की उम्मीदें जो हैं वो ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है, साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि शायद वहां से बीजेपी जीत जाए। इसके अलावा बात करते हैं जंगपुरा से। तो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की जीत पक्की है, क्योंकि पिछले चुनावों में अगर बात करें तो यहां पर भी सेम ऐसा ही है जैसे नई दिल्ली सीट का समीकरण है। चुनावी जीत का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो, और इस बार मनीष सिसोदिया आए हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार तो जंगपुरा की सीट पे मार्जिन और भी ज्यादा हो सकता है। यानी कि मनीष सिसोदिया की जीत जो है पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। बस भाई वक्त की कमी हमारे पास है, थोड़ा सा अगर और जो सीटों का जिक्र हमने किया है उसका थोड़ा सा और छोटा सा विश्लेषण कर दे तो कैसे देंगे? जी 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 बिल्कुल। और मुस्तफाबाद सीट की बात करें तो मुस्तफाबाद सीट का समीकरण इस बार कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां से जो पूर्व विधायक रह चुके हैं जो इस बार ओवैसी की पार्टी से टिकट लड़ाए AIMIM से ताहिर हुसैन, जो अभी दिल्ली की दंगों में जेल के अंदर बंद थे, तो उनका अहम रोल यहां पर दिखाई दिया है। और सबसे ज्यादा अगर वोटिंग की बात करें, जो अभी तक की खबर आ रही है, यानी 3 साढ़े 3 बजे तक की जो वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा वोटिंग दिल्ली की सीट पर किसी पर हुई है तो मुस्तफाबाद की सीट पर हुई है। तो ऐसे में यहां का सीट का समीकरण भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आम आदमी पार्टी की सीट फंस सकती है, क्योंकि यहां पर ताहिर हुसैन जो है वो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बार क्योंकि ओवैसी इस बार यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में यहां पर बीजेपी थोड़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर मामला त्रिकोणीय नहीं बल्कि यहां पर 4 तरफ मुकाबला जा रहा है। कांग्रेस भी मैदान में है, बीजेपी भी मैदान में है और AIMIM है जो जोरों शोरों से चुनाव लड़ रही है। यानी कि चारों पार्टियां जो हैं बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ रही हैं। तो यहां पर जो है बीजेपी की जीत संभव हो सकती है। तो तमाम सीटों पर, अगर दिल्ली की सभी 70 सीटों की अगर बात कर लेते हैं, हमने एक एक सीट का विश्लेषण किया है। आप किसी भी सीट के बारे में पूछ सकते हैं, तो उन आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 40 से 48 सीट इस बार यहां पर आम आदमी पार्टी पक्का जीतने वाली है। वहीं पर बीजेपी की बात करें तो 20 से 25 सीटें जीत सकती है। वहीं पर 0 से 3 या 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और 0 से 1 सीट जो है निर्दलीय या अदर के खाते में भी जा सकती है, क्योंकि इस बार कई सारी पार्टियां जो हैं वो यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। मायावती यहां पर चुनाव लड़ रही हैं, अजीत पवार यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, रामदास अठावले यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि बहुत सारी पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। तो यह भी उम्मीद है कि 0 से या 1 सीट जो है निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी के पाले में जा सकती है। और ये मैं चाहूंगा, देखिए आज शाम को भी हम लाइव करेंगे, क्या कुछ माहौल है उस पर आप हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, किसकी सरकार को आप देख रहे हैं, कांग्रेस क्यों पीछे रह गई है? जो भी आपकी अपनी बात है, राय है, वो कमेंट करके लिख सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार। तो देखिए सबसे बड़ा दिन जो है वो दिल्ली के लिए दिन है। वो दिल्ली के लिए इसलिए क्योंकि 5 तारीख, जी हाँ 5 तारीख
तारीख का हर किसी को इंतजार था कि आखिरकार क्या माहौल रहेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। देखिए, लोगों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और लगातार मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से यही बार बार जी हां रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अपने घरों से बाहर निकले। अभी भी मैं अपने दर्शकों को इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है हमने बोला है और हमने इस जानकारी सुबह से ही दी थी कि जिन लोगों ने वोट नहीं किया है वो लोग अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोगों के एक एक वोट की बहुत ज्यादा कीमत होती है। और अब तो 8 तारीख को हमारी जो टीम है वो सुबह से फिर से लाइव कवरेज करेगी और तमाम जानकारियां बताएंगे, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, क्या कुछ 5 तारीख का माहौल रहा है वो 8 तारीख को बताएंगे। लेकिन आज जो जिस तरह से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और इस पर मैं बात आज हम कर रहे हैं दिल्ली की, कि दिल्ली में किसका जादू चलने वाला है, दिल्ली में जो मिडिल क्लास है वो किस तरफ है और इससे जो निम्न तबका है, निम्न तबका कौन सा, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं। यहाँ पर दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कॉलोनियाँ हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो किसकी तरफ है, किस सीट पर कितनी बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, किस पार्टी के बीच में क्या कुछ माहौल है, इस पर आज हम बातचीत करने के लिए अब्बास भाई मेरे साथ मौजूद है। और अब्बास भाई, कुछ सीटों को लेकर हम जिक्र कर रहे थे और मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगा, उन सीटों पर बहुत अच्छा विश्लेषण जो हमारे सहयोगी उन्होंने बेहतर तरीके से समझाया है, बताया है। और माहौल दिल्ली में क्या अब्बास भाई माहौल लग रहा है, क्योंकि ओवैसी ब्रदर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एंट्री होती है, हैदराबाद से ओवैसी आते हैं और जिस तरीके का प्रचार प्रसार रहता है, उन्होंने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनके उम्मीदवार क्या चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगे। दूसरा सवाल मेरा इसमें रहेगा कि आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसका कितना दिल्ली की जनता पर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा सवाल इसमें मेरा यह रहेगा कि कितना भारतीय जनता पार्टी पर जनता विश्वास कर रही है, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ है, ये दिल्ली में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते हैं योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करने के लिए, उत्तराखंड से दिल्ली आते हैं पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार करने के लिए, असम से दिल्ली आते हैं हिमंत बिस्व शर्मा प्रचार प्रसार करने के लिए। इन बड़े बड़े चेहरों के प्रचार प्रसार करने से धर्म के नाम पर यहां पर चुनाव जो है वो जीतने की बात हो रही है। तो जो बात हम कर रहे हैं, किस तरीके से आप इस पूरे माहौल को देख रहे हैं, किसका जादू किस पर कितना नजर आ रहा है? देखिए, जैसे आपने बताया कि दिल्ली के मतलब उत्तराखंड के सीएम दिल्ली आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम दिल्ली आए हैं और असम के जो सीएम है वो दिल्ली आए। इन सभी सीएम ने, यानी 7 सीएम थे जो जिन्होंने दिल्ली के अंदर प्रचार किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली की राजनीति अपने आप में अलग राजनीति है और दिल्ली की वोट जो है धर्म के नाम पर वोट नहीं देती है, यहाँ पर धर्म की बात नहीं चलती है। लेकिन बीजेपी उसी एजेंडे पर काम कर रही है जैसा वो और प्रदेशों में करती है, उत्तर प्रदेश में करती है, बिहार में करती है। वो धर्म का कार्ड खेलना जानती है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है और उसमें जीत भी उसको काफी टाइम देखा गया कि उसको जीत भी मिली है। लेकिन दिल्ली की राजनीति इससे परे है। देखिए, इससे पलट अगर हम 2020 के चुनाव के नतीजों को देखें तो 2020 के चुनावी नतीजों ने यह बताया था कि दिल्ली के अंदर धर्म की राजनीति नहीं चलती है, क्योंकि पहले भी योगी आदित्यनाथ जो है पिछली बार भी प्रचार के लिए आए थे, हेमंत बिस्व शर्मा भी पिछली बार प्रचार के लिए आए थे, लेकिन आपने देखा कि नतीजे क्या हुआ, इसके उलट नतीजे हुए। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो मुझे लेकिन अब्बास भाई आप अपनी बात आगे रखिएगा। महाराष्ट्र में मैं देखता हूं कि जादू चला है, 132 भारतीय जनता पार्टी लेके आई है और यही इनका नारा था, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। और इसका जो प्रभाव महाराष्ट्र में देखने को मिला, जो भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया, जो उम्मीद उनको भी नहीं थी, क्या कुछ ऐसा ही दिल्ली के अंदर भी हो सकता है? और जो बात आप रख रहे थे, अपनी बात रखे थे, वो भी विस्तार से बताइए। देखिए, आपका मैं जवाब दूं कि महाराष्ट्र का कंपैरिजन हम दिल्ली से नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में ग्रामीण जनता भी रहती है, शहरी जनता भी रहती है। महाराष्ट्र के समीकरण बहुत ज्यादा अलग है। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना को हटा दिया जाए, अगर इनके पास इतना दम था, मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूं, अगर बीजेपी के पास में इतना दम था तो फिर क्यों शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, क्यों एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, क्यों आपने उससे गठबंधन किया, अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ा? वहां पर जो जीत हुई है, जीत भले ही बीजेपी की हुई है, 132 सीटें हासिल की हैं, लेकिन ये जीत समूचे गठबंधन की जीत है, खाली बीजेपी की जीत नहीं है। अगर बीजेपी को अपने दम पर भरोसा था तो फिर अपने दम पर चुनाव लड़ते आप। तो इसलिए जो महाराष्ट्र का कंपैरिजन है वो दिल्ली से नहीं कर सकते। और दिल्ली की मैंने बताया ना कि वहां पर ग्रामीण इलाके भी हैं, हर तरीके का इलाका है। महाराष्ट्र का समीकरण बहुत अपने आप में अलग है और दिल्ली का समीकरण उससे बिल्कुल विपरीत है। दिल्ली का महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण जो वोटर्स हैं वो नहीं है, यहाँ पर लगभग सभी शहरी इलाके हैं और दिल्ली एक सिटी के रूप में देखी जाती है, जबकि महाराष्ट्र एक राज्य के रूप में है और एक पूर्ण राज्य है। जबकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली को एक सिटी के रूप में जाना जाता है। दिल्ली का कंपैरिजन आप मुंबई से तो कर सकते हैं, खाली शहरों शहरों का कंपैरिजन, लेकिन पूरे महाराष्ट्र से दिल्ली का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसलिए दिल्ली का कंपैरिजन करना महाराष्ट्र से बिल्कुल बेकार है। तो हिंदुत्व का नारा क्या यहाँ कामयाब नहीं रह पाएगा? मेरा पहला सवाल यह है। और मेरा दूसरा सवाल यह रहेगा, आम आदमी पार्टी की जो गारंटी है, इस गारंटी को दिल्ली की जनता ने कैसे लिया है? और आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि उनका बेटा केजरीवाल फिर से वापस आ रहा है। और जो दिल्ली की जनता से सर्टिफिकेट भी अरविंद केजरीवाल मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि जब दिल्ली की जनता से मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही मैं सीएम कुर्सी पर बैठूंगा, क्योंकि शराब घोटाले के मामले में कोई सबूत उनके खिलाफ मिले नहीं और कोर्ट ने उन्हें जो है बरी कर दिया। जी बिल्कुल, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था कि दिल्ली और मुंबई का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलती है। फिर आपके सवाल पर आता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के जो उन्होंने मांग की थी, जो जनता के सर्टिफिकेट की मांग की थी, तो सर्टिफिकेट तो उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि 70 सीटों में से आप 70 जीतें तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि देखिए 100% जनता किसी के साथ में भी नहीं रहती है। भले ही आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती हों या 62 सीटें जीती हों, लेकिन वोट शेयर की बात करें तो 53-54% ही वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिल पाया था, यानी 100% वोट शेयर नहीं मिला। और आज तक इस बार भी लगभग 50% मिल रहा है, खाली 3-4% का स्विंग हो सकता है, लेकिन 50% वोट बैंक तो 50 से प्लस ही जाएगा, 51-52 भी हो सकता है, 50 से 55 के बीच। जी 50 तो कंफर्म है। देखिए 55 जाएगा नहीं जाएगा, 2-1% वोट बैंक पहले से कम हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 54 था, तो 52 हो सकता है, 51 हो सकता है, लेकिन 50 प्लस रहने वाला है। और 50% का अगर साथ आपको मिल जाए तो बहुमत तो आपकी हो ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर कहने लगे कि साहब 70 सीटें जीत के लेकर आइए, देखिए ऐसा संभव नहीं है। ये भी एक रिकॉर्ड था कि 67 सीटें आज तक के भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने जीती हो, यानी कि एक तरफा इलेक्शन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। सीटें और चीज होती है और वोट शेयर और चीज होता है। तो इसलिए वोट शेयर की अगर बात करें तो दिल्ली की आधी जनता अगर अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जता रही है, तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को यह सर्टिफिकेट मिल गया कि आप पर जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे। देखिए झूठे आरोप थे, ये सच्चे आरोप थे, ये अदालत भी तय करेगी, हम यहां पर बैठ के इसको तय नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता के दरबार में गए, तो जनता की मोहर जो है वो अरविंद केजरीवाल पर लगती हुई दिखाई दे रही है। बस भाई, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो चुनाव यमुना के पानी को लेकर भी लड़ा गया। और मैं उस खबर को देखता भी हूं कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो बाकायदा जाते हैं नदी के पास में और वो अपने हाथ में पानी उठाते हैं और वो पानी पीते हैं, वो दिखा दे कि भैया यमुना का पानी पीने लायक है। केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना के पानी में जहर है। जो दिल्ली का चुनाव है वो यमुना के पानी पर भी लड़ा गया, इसका कितना प्रभाव पड़ता नजर आएगा? और दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है, फ्री की अगर मैं बात करूं, ये भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां ये क्या कर रही थी कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांटती है। अगर आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांट रही है तो आपके भी मैनिफेस्टो में तो वही है ना, 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, 2500, 250, 2.5 लाख, इसको पेंशन उसको पेंशन, तो आप भी तो फिर वही काम कर रहे हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं और ये फ्री की रेवड़ी है, तो आप फिर कौन सी दवाइयां बांट रहे हैं? देखिए यही तो सवाल है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क होती है। पहले तो बीजेपी फ्री की रेवड़ी के वादे जरूर कर रही है, लेकिन जनता को उन पर भरोसा नहीं है। और अगर आप भी उसी लाइन पर चलेंगे तो फिर जनता केजरीवाल को छोड़कर आपको क्यों चले, सवाल तो यही बनता है ना। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार बीजेपी को यहाँ पर जिताने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले यमुना का जिक्र कर लेते हैं, आपने यमुना का सवाल पूछा कि यमुना का क्या इस चुनाव में प्रभाव पड़ने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि यमुना का कोई भी प्रभाव जो है दिल्ली के चुनाव में पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह से यमुना को लेकर घमासान तो जरूर छिड़ा था, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद में किस तरह से एक के बाद में एक खुलासे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए और उसमें बताया गया कि यमुना को दूषित करने की जो कोशिश है वो बीजेपी के द्वारा ही की जा रही है, यानी कि कहानी भी इन्हीं की तरफ से की जा रही है और जो आरोप है वो भी इन्हीं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। यानी कि आपको पता है कि यमुना दिल्ली के अंदर कहां से एंटर करती है, हरियाणा से एंटर करती है, और हरियाणा में ये बात हकीकत है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, और उन इंडस्ट्रियल एरिया का सबूतों के साथ में अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया, पेश किया
कि नायब सिंह सैनी की सरकार वाले जो वहाँ हैं वहाँ पर कोई भी उनको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारी फैक्ट्रियों का जो प्रदूषण जल होता है वो सीधा यमुना में मिला दिया जाता है। तो यमुना खाली दिल्ली के अंदर गंदी नहीं है, बल्कि हरियाणा से गंदी होती हुई आ रही है और यही फिर आगे जाके भी गंदी हो रही है। तो अगर हरियाणा से वो दूषित जो पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, दूषित पानी जो मिलाया जा रहा है, अगर वो ना मिलाया जाए तो यमुना दिल्ली में आज भी साफ हो जाएगी। और जो भी कार्य अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, पहले भी उन्होंने कोशिशें की हैं, और जो कार्य कुछ कमी रह रही है वो उनको आगे करने के लिए तैयार है, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा आखिरी सवाल अब्बास भाई रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ने निगेटिव कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी के खिलाफ की है, इनका अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं रहा, इन्होंने आम आदमी पार्टी की कॉपी की मैनिफेस्टो की, इन्होंने अपने कोई बड़े दावे नहीं किए, इनकी सरकार आएगी क्या होगा, कितने बड़े ब्रिज बनेंगे, दिल्ली की सड़कों को कैसे किया जाएगा, दिल्ली को कैसे बेहतर किया जाएगा। केवल मेरा पहला सवाल रहेगा कि बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी की मैनिफेस्टो की कॉपी की उसका क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा सवाल यह रहेगा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ निगेटिव कैंपेनिंग करना क्या बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएगा। देखिए, दोनों सवालों का आपके जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, पहला सवाल आपने पूछा कि कॉपी की तो उसका क्या असर पड़ेगा, तो मैं इसमें हमने पहले भी चर्चा की है और मैंने बताया है कि कॉपी पेस्ट वाले को कोई पसंद नहीं करता। आप किसी भी चीज में आ जाइए, चाहे हमारे प्रोफेशन में आ जाइए, आप अगर जैसी हम खबर बता रहे हैं ऐसी खबर कोई और बताएगा तो कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। आप कहीं पर कंटेंट चोरी करके लेके आइए, आप जैसे कि होता है कि साउथ की मूवी बॉलीवुड में कॉपी कर दी, तो आपने देखा कि कॉपी पेस्ट उतना नहीं चलता जितना ओरिजिनल चलता है। देखिए, हर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है, उस ओरिजिनल प्रोडक्ट की कीमत कुछ और होती है, जबकि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं उससे 10 गुना कम रेट में आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। तो ऐसा ही यहां पर होने वाला है। कॉपी पेस्ट को अब जनता नकार चुकी है। कॉपी पेस्ट का जमाना अब नहीं है। कॉपी पेस्ट का जमाना कभी पहले हुआ करता था, लेकिन अब कॉपी पेस्ट का जमाना खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जैसे एक ओरिजिनल प्रोडक्ट और डुप्लीकेट प्रोडक्ट में फर्क होता है, वैसे ही यहां पर अरविंद केजरीवाल के वादों और बीजेपी के वादों में फर्क है। तो जनता जो है अब समझ चुकी है कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता इतना बेवकूफ है कि वो डुप्लीकेट पर भरोसा करेगी, बल्कि मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जो है यहां पर ओरिजिनल की तरफ जाएगी और ओरिजिनल पर मोहर लगाएगी। और इसके अलावा आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, जी एक बार रिपीट कीजिए दूसरा क्वेश्चन। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ निगेटिव कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी ने किए, तो इस निगेटिव कैंपेनिंग का कोई फर्क पड़ेगा क्या बीजेपी के लिए? जी 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 बिल्कुल। देखिए, निगेटिव कैंपेनिंग का दौर भी अब नहीं रहा। जब आप किसी की बुराई करने लगते हैं तो जनता ये समझ जाती है कि आखिर आपके अंदर भी तो कोई बुराई होगी, दूध का धुले तो आप भी नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है 2014 में दिल्ली की सत्ता में आते हैं। जी जी, कम शब्दों में मैं बयान करने की कोशिश करता हूं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में दिल्ली की सत्ता में आते हैं, तो क्या वो दावे करके आए कि मोदी जी मतलब मनमोहन जी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उन्होंने कुछ सुधार किया? कोई भी सुधार नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। लेकिन रुपया आज रिकॉर्ड तौर पर गिरा हुआ है। 87 रुपए का जो $1 है वो हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वादे, जो दावे बीजेपी ने किए थे, चाहे केंद्र की सरकार में चाहे राज्यों में, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं कर दिखाया, बल्कि उसी ट्रेंड पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निगेटिव कैंपेनिंग से आपको थोड़े समय के लिए फायदा जरूर मिल सकता है, और जो पहले मिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर निगेटिव कैंपेनिंग का फायदा होने वाला है, क्योंकि कॉपी पेस्ट भी आप कर रहे हैं। अगर निगेटिव कैंपेनिंग वो सोचे कोई, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। कॉपी पेस्ट भी आप कर रहे हैं, निगेटिव कैंपेनिंग भी आप कर रहे हैं, तो निगेटिव कैंपेनिंग का यहां पर असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने वादों को पूरा करके दिखाया। अगर अरविंद केजरीवाल के किसी वादे में कोई कमी रह गई होती, कोई कसर रह गई होती, तो शायद निगेटिव कैंपेनिंग वहां पर असर करके दिखाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपने वादों को पूरा किया है, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि यहां पर निगेटिव कैंपेनिंग दिल्ली के अंदर कोई भी असर करती हुई दिखाई देगी। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।